एक बार गांठ बांध लो। रोग बीमारी आगंतुक है, स्वास्थ्य स्वतः सिद्ध है। बात समझ में आई? रोग आता है, स्वास्थ्य स्वतः सिद्ध है। हर व्यक्ति स्वतः स्वस्थ ही है, रोग आगंतुक है। एक मैं दृष्टांत देता हूँ। भगवान शंकराचार्य जी ने जो दार्शनिक तथ्य उद्भाषित किया आपके सामने रखता हूँ, सावधान। स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं किया जाता सज्जनों। चंदन क्यों सुगंधित, ऐसा कोई प्रश्न करता है क्या? क्यों नहीं करता? स्वभाव को लेकर प्रश्न नहीं किया जा सकता। आप स्वस्थ क्यों हैं, ऐसा कोई पूछता है? और बीमार हो जाओ तो? हाँ, एक हमारे अध्यापक बड़े तेज थे, संभवतः 9वीं कक्षा की बात है, गणित के अध्यापक थे। हमसे पूछा क्यों रे कल तुम आया नहीं? मैंने कहा हमारा श्रीमन बीमार पड़ गया। बीमार क्यों पड़ा? वो कायस्थ वर्ण के थे। कायस्थ वर्ण के व्यक्ति बड़े बुद्धिमान होते। अब मैं क्या बोलता, कल तुम दिखाई नहीं पड़े? मैंने कहा कल तो बीमार पड़ गया था। तो बीमार क्यों पड़ा? ठीक है ना? इसका मतलब बीमार पड़ने पर लोग कहते हैं बीमार क्यों पड़ा? बीमारी आगंतुक है, स्वास्थ्य स्वतः सिद्ध है। आगंतुक रोग का अपनोदन, निवारण, निरसन कर देने पर स्वतः सिद्ध स्वास्थ्य की अभिव्यक्ति होती है। चंदन दुर्गंधित क्यों, यह प्रश्न होता है। चंदन सुगंधित क्यों, ऐसा प्रश्न नहीं होता, क्योंकि स्वभाव को लेकर प्रश्न चिन्ह उपस्थापित नहीं होता। ये जीवित क्यों है, कोई पूछता है क्या? वो मर क्यों गए, पूछता है या नहीं? क्योंकि मृत्यु आगंतुक है, जीवन स्वाभाविक है। तो स्वास्थ्य स्वतः सिद्ध है, रोग आगंतुक है। आगंतुक रोग का निवारण कर देने पर स्वतः सिद्ध स्वास्थ्य की अभिव्यक्ति हो जाती है। एक चीज यह समझने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, सद्गुण कहा। जिसके जीवन में जितना सद्गुण होता है उतना ही स्वस्थ रहता है। जो अपने जीवन में जितना दुर्गुण पालता है उतना ही अस्वस्थ रहता है। संयम सद्गुण का मूल है, स्वाध्याय सद्गुण का मूल है, सत्संग सद्गुण का मूल है। इसलिए व्यक्ति को संयम के द्वारा स्वस्थ रहने का प्रयास करना चाहिए। प्रमाद के कारण आहारगत, विहारगत, निद्रागत प्रमाद के कारण व्यक्ति बीमार पड़ता है। और एक संकेत और करते हैं, स्वस्थ जीवन के लिए क्या क्या अपेक्षित है, जो कि आजकल मिलना ही कठिन है। अभी तो क्या हुआ है, अभी तो इनको 68 साल या 70 साल ही शासन करते हुए हैं। बुरा न मानो विधायक जी, हम किसी दल के नहीं हैं। सुनिए, अभी क्या हुआ है, अगर ये लोग शासन करते रहे तो बहुत कुछ होना बाकी है। क्यों? सुन लीजिए क्यों। विभाजन के बाद का भारत कैसा होना चाहिए, इस पर कभी किसी दल ने विचार ही नहीं किया। अगर विभाजन के बाद का भारत जैसा होना चाहिए वैसा बनाना लक्ष्य नहीं था तो विभाजन ही क्यों किया, प्रश्न जब उठता है। अच्छा सुनो, बुरा मत मानना। शिक्षा पद्धति जो भारत में है वो मैकाले की दी हुई है या नहीं? अंग्रेजों की दी हुई है शिक्षा पद्धति। अच्छा, आपकी बात नहीं, आपके शिक्षण संस्थान की बात नहीं, उज्जैन
नाम सुना है? उज्जैनी मध्य प्रदेश। वहाँ सुदामा और श्री कृष्ण एक ही विद्यालय में पढ़ते थे या नहीं? कितनी फीस सुदामा देते थे, कितनी फीस श्री कृष्ण देते थे? भोजन भी अलग अलग मिलता था क्या? हमारी शिक्षा पद्धति में सुदामा भी उसी विद्यालय में पढ़ते थे। 32 विद्या 64 कला की शिक्षा सुदामा को भी प्राप्त होती थी तो श्री कृष्ण जी को भी प्राप्त होती थी। हमारी शिक्षा पद्धति अब तक हमारे सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, ठीक विपरीत है। हमारी रक्षा की प्रणाली हमारी अपनी नहीं है, कृषि के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गौरक्ष पशुपालन के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं, वाणिज्य के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं, सेवा के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं, उद्योग के प्रकल्प हमारे अपने नहीं हैं, संविधान की आधारशिला हमारी अपनी नहीं है और स्वतंत्र भारत में हिंदू 1 नंबर का अब तक नागरिक नहीं है। बबूल का पेड़ बोके आम का फल चाहना, तो सैद्धांतिक धरातल पर भारत घोर परतंत्र देश है। इस परतंत्रता की बेड़ी से सचमुच में भारत को ऊपर उठाकर स्वतंत्रता दिलाना विद्यार्थियों का कर्तव्य है, दायित्व है। अब भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह, कोई भी प्रकल्प हमारे अपने नहीं रहने दिए गए, हमारी पहचान ही विलुप्त कर दी गई। इसी का नाम स्वतंत्रता है क्या? अब सुनिए, जब किस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं वे सबके लिए अमोघ हैं, वरदान स्वरूप हैं। 5-7 मिनट और कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनो। सारा विश्व जानता है कि विश्व को अर्थशास्त्र भारत ने दिया, हमारे आपके मनीषियों ने, पूर्वजों ने दिया। विश्व के जितने अर्थशास्त्र के मनीषी हैं, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हैं अमेरिका आदि के, सबको बुला के दिखा दो। आप एक सेमिनार का आयोजन करो, अर्थ की वो परिभाषा भी ठीक से नहीं बता सकते, आज भी नहीं बता सकते। अगर उन्होंने वैदिक वाङ्मय का अध्ययन नहीं किया है, अर्थ की परिभाषा नहीं बता सकते। विश्व को अर्थशास्त्र हमारे पूर्वजों ने दिया, कामशास्त्र हमारे पूर्वजों ने दिया, धर्मशास्त्र हमारे पूर्वजों ने दिया, मोक्ष शास्त्र हमारे पूर्वजों ने दिया, चिकित्सा का विज्ञान हमारे पूर्वजों ने दिया, शल्य चिकित्सा का उपक्रम हमारे पूर्वजों ने दिया, वास्तु विज्ञान हमारे पूर्वजों ने दिया। आप लोग बाइनरी सिस्टम जानते हो ना? कन्वर्ट कर लेते हैं, जितनी भी संख्या हो 0 और 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं या नहीं? इसको ड्राइंग पद्धति कहते हैं। ये बाइनरी सिस्टम किसने दी है? भारत ने। आप लोगों को कंप्यूटर पता है? कंप्यूटर किसने दिया? नहीं मालूम, नाम किसी का भी ले लो। गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143वें जगतगुरु शंकराचार्य श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, नाम सुना है? उसमें कुल 16, 13, 3 संस्कृत के छोटे छोटे 32 सूत्र हैं। उन महान भाव के जो अंग्रेज गणितज्ञ अंग्रेज शिष्य बने, उन गणितज्ञ अंग्रेजों के जो शिष्य बने, भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज के शिष्य और प्रशिष्य जो अंग्रेज थे, उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स के आधार पर कंप्यूटर का आविष्कार किया। चिकित्सा का विज्ञान, सारा विज्ञान विश्व को भारत से गया है। मैं एक संकेत करता हूं, आज स्वतंत्र भारत में भी भारत अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का सदुपयोग करने की क्षमता नहीं रखता। हमारी मेधा शक्ति विदेशी कंपनी भारत में या बाहर जाकर बिकती है या नहीं? देश का उत्कर्ष कैसे होगा? हमारी मेधा शक्ति
बिकने के लिए उत्पन्न की जाती है। ये जितने प्राय शिक्षण संस्थान हैं, मान लो कोई MBBS, IAS, IAS, पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर होगा तो कम से कम उसके परिवार के 50 लाख रुपये तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए खर्च होंगे। 50 लाख रुपये खर्च करके जब कोई DG बनेगा, कलेक्टर बनेगा, कमिश्नर बनेगा और अमुक अमुक पायलट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो कम से कम 50 करोड़ से खेलने का प्रयास करेगा या नहीं? क्या देश का विकास होगा? हर व्यक्ति को बाजार का सौदा बनाना ये देश का अपकर्ष है या उत्कर्ष? इसीलिए भीष्म जी ने कहा राज्यम पर्ण्यम न कारयेत। राष्ट्र की संरचना उस ढंग से होनी चाहिए कि व्यक्ति बाजार का सौदा न बने, राष्ट्र बाजार का सौदा न बने। और 70 वर्षों में भारत में हर व्यक्ति को, पूरे प्रांत को, पूरे देश को बाजार का सौदा बनाया जा रहा है। राज्यम पर्ण्यम न कारयेत, भीष्म जी ने कहा। इसलिए मैं अधिक समीक्षा न करके कहना चाहता हूं, सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता भारत में राजनीति का पर्याय बन चुकी है। हमको ऐसा शासन चाहिए भारत में जो सत्ता लोलुपता दूरदर्शिता के चपेट से निर्मुक्त हो और भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति, श्रम शक्ति का भारत के हित में, फिर संपूर्ण विश्व के हित में उपयोग हो। हमारा कच्चा माल 100 रुपये केजी बाहर जाता है, 5 लाख 10 लाख केजी हम खरीदते हैं। कैसे देश उत्कर्ष को प्राप्त हो सकता है? भारत गाय को, बैलों को, भैंसों को कटवा कर मांस का निर्यात करके विश्व में 1 नंबर का देश बनना चाहता है। गायों को कटवा कर, भैंस को कटवा कर, इनका मांस भेजकर जो भारत उत्कर्ष को प्राप्त करना चाहता है, वो अपने मान बिंदुओं की रक्षा कैसे कर सकता है? मैंने चंबल को देखा, रोना आ गया। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होगा, कोई भी सनातन मान बिंदु हमारा सुरक्षित रहेगा संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में सज्जनों, अंत में मैं संकेत करता हूं, जहां परंपरा के ब्राह्मण नहीं है, वर्ण संकरता की पराकाष्ठा है, जहां परंपरा के क्षत्रिय नहीं है, उन अंग्रेजों से शिक्षा भी लेने की क्षमता भारत को अब तक नहीं आई। पोप जी की गद्दी चलती है या नहीं? पोप जिस शहर में रहते हैं पोप जी, उसको राजधानी की मान्यता प्राप्त है या नहीं? पोप जी को सेनाध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष की मान्यता प्राप्त है या नहीं? देखो, उन्होंने अपनी व्यास गद्दी को, वैकल्पिक व्यास गद्दी को सुरक्षित रखा है। और हमारे यहाँ 70 वर्ष पहले से ही शंकराचार्य की गद्दी को नष्ट करने का भरसक प्रयास किया गया। 25 वर्षों से तो मैं ही यातना भोग रहा हूँ। आज वह व्यक्ति 2 दिन शंकराचार्य के पद पर नहीं रह सकता जो किसी दल के द्वारा जूठा न किया गया हो। ऐसी परिस्थिति में सज्जनों, भारत को भारत के रूप में उद्भाषित करने के लिए सूझबूझ और उचित संदेश लेने देने की आवश्यकता है। तो हमने एक संकेत किया, क्षत्रिय उनके यहाँ नहीं है, लेकिन एलिजाबेथ विक्टोरिया से भी अधिक समय से शासन कर रही है या नहीं? अपने यहाँ उन्होंने राजगद्दी सुरक्षित रखा है, व्यासपीठ सुरक्षित रखा है, और हमारे यहाँ राजगद्दी और व्यासपीठ को उच्छिन्न करने का भरसक प्रयास किया है। इसलिए सैद्धांतिक धरातल पर भारत को स्वतंत्र करने की आवश्यकता है सज्जनों। सबसे बड़ी विपत्ति यह है भारत में कि भारत की मेधा शक्ति कुचली जाती है, दिखती है, कुचली जाती है। तो विश्व हमारी ओर दौड़ता है, समझ गए? विश्व हमारी ओर दौड़ता है, हम विश्व की और पाश्चात्य जगत की ओर दौड़ते हैं। इतना मैंने इसलिए कहा कि आपकी दृष्टि में होना चाहिए कि सैद्धांतिक धरातल पर भारत स्वतंत्र नहीं है। 3-4 वाक्य और कहते हैं, सावधान। 1846 तक अफगानिस्तान, जिसको गांधार या काबुल भी कहते हैं, भारत था या नहीं? भारत का हिस्सा था या नहीं? रणजीत सिंह जी पंजाब के वो राजा थे या नहीं वहाँ के? अंग्रेजों ने उसको पृथक किया भारत से, फिर बर्मा को भारत से पृथक किया, फिर श्रीलंका को भारत से पृथक किया, फिर 14 अगस्त 1947 को 2 खंडों में पाकिस्तान बना दिया। इतना विभाजन
1840 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों ने देश का किया और भारत के प्रधानमंत्रियों ने अब तक 10 बार देश का विभाजन किया है। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन भारत की सीमा पड़ोसी राष्ट्र को खिसकती ना हो, खिसकाई ना जाती हो। हमसे तो कोई पट्टी छिपी नहीं है। इसका मतलब भारत को विखंडित करो, विखंडित करो। भारत ने जो विकास की परिभाषा निर्धारित की है, क्या है वो जी? एक देश को 3 देश बना दो, एक प्रांत को 3 प्रांत बना दो, एक जिले को 3 जिले बना दो, एक तहसील को 3 तहसील बना दो। भूमि पर प्रहार पड़ता है या नहीं? इसका मतलब अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा। इसलिए भारत को भारत के रूप में उद्भाषित करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है राजनीति की स्वस्थ परिभाषा भारत में निर्धारित हो, विश्व स्तर पर उसे क्रियान्वित करने का प्रयास किया जाए। वो स्वस्थ परिभाषा क्या है? राजनीति की स्वस्थ परिभाषा, सबके हित में प्रयुक्त विनियुक्त परिभाषा क्या है? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ और सबहितप्रद व्यक्ति तथा समाज की संरचना। अंत में सज्जनों, आपका जो विषय है स्वास्थ्य का रहस्य क्या है? अनुकूल शब्द और शब्द को प्रकट करने वाली सामग्री, अनुकूल स्पर्श और स्पर्श को प्रकट करने वाली सामग्री, अनुकूल रूप और रूप को प्रकट करने वाली सामग्री, अनुकूल रस और उसको प्रकट करने वाली सामग्री, अनुकूल गंध और उसे प्रकट करने वाली सामग्री, अनुकूल संकल्प, अनुकूल विकल्प, अनुकूल निश्चय, अनुकूल स्मरण, अनुकूल गर्व स्वस्थ बनाता है व्यक्ति के जीवन को। लेकिन यहाँ जिन तत्वों से शरीर की रचना हुई है वे तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग करके विकृत, दूषित तथा क्षुब्ध कर दिए गए हैं। जब शरीर को बनाने वाला जो तत्व है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये भी विकृत, दूषित और क्षुब्ध हैं, तो हम आप स्वस्थ ही कैसे रह सकते हैं? इसलिए भव्य भारत और विश्व की संरचना का मन ही मन व्रत लेकर फिर आप लोग सचमुच में स्वस्थ। गीता के 14वें अध्याय में कहा गया हमारा आपका जो स्थूल शरीर है व्याधि मुक्त हो, सूक्ष्म शरीर आधि मनोरोग से विमुक्त हो, कारण शरीर अविद्या से मुक्त हो और जीव अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो। इसका नाम सज्जनों स्वास्थ्य है, स्वस्थ है। इसलिए वास्तविक स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए भारत को भारत के रूप में ख्यापित करने की आवश्यकता है। आपने बहुत ही आह्लादपूर्वक प्रवचन सुना, बहुत अच्छा। हम जब DCM हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली के विद्यार्थी थे, हमको कहीं इस प्रकार कोई प्रवचन सुनने को मिलता तो भाग्य मानते। हमसे अधिक भाग्यशाली आप हैं। समझे? बहुत ऊँची बात है। हमें बहुत प्रमुदित किया आप मान भावों ने आस्थापूर्वक आह्लादपूर्वक प्रवचन को सुना। हर हर महादेव।